स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज अपने आरएस के मैटर पे बात करेंगे और आरएस के मैटर पे बात करने के लिए हमारे साथ में हैं हिमांशु जी जोशी, जो आरएस 2021 से सिलेक्ट हुए। उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें जो एक एक्सपीरियंस को डाउट में रहती है। तो हिमांशु जी, आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ से आपने 10th की 12th की और ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं हरीश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं, नए जो नौजवान हैं आरएस में आना चाहते हैं। जी, सबसे पहले मैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा कि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th जयपुर के डीवी पब्लिक स्कूल से करी। उसके बाद में मैंने बीटेक आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर 2015 में करी। उसके बाद में मैंने विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करी, मुख्यतः आरएस और आईएएस के एग्जाम में। और इस बार आरएस 2021 की जो भर्ती थी उसके अंदर मेरी 153 रैंक मैंने हासिल करी और मुझे राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस अलॉट हुई। जी सर, एक डाउट जो हमेशा रहती है कि जो 10th और 12th में बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट कैंडिडेट होते हैं वही इस एग्जाम में सक्सेस होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपके 10th और 12th में कितने प्रतिशत नंबर थे? देखिए, मैं कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करता था, मैं सिलेक्शन के बाद में मैं बहुत जगह बोलता भी था इस बात को कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से भी जो बहुत बुरी कैटेगरी होती है, बिलो एवरेज स्टूडेंट की, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे 10th के अंदर 78% थे सीबीएसई में। बट आप जानते हैं सीबीएसई के अंदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो मॉडल प्रोजेक्ट के और इन सब के जाते हैं और ये सब रहता है, ये काफ़ी इजी पेपर्स भी आते हैं तो मार्किंग इजी होती है। तो 78% मेरी 10th में आए थे, 75% 12th में आए थे, जो कि एक एवरेज मार्क्स होते हैं, खास नहीं थे। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक बेसिक आईक्यू लेवल और मेहनत चाहिए होती है। सर, अभी प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी में होना है, तो आपने भी 18 और 21 दोनों का प्रीलिम्स दिया, तो सर उसमें आपके क्या स्कोर रहे और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसके? एग्जैक्ट नहीं, बट 18 के अंदर प्रीलिम्स में मेरे 115 नंबर थे और 2021 के अंदर मेरे 112 नंबर के अराउंड थे प्रीलिम्स में। अच्छा सर, अभी जैसे प्रीलिम्स है तो उसके लिए अगर आप टॉप प्रायोरिटी के कुछ सब्जेक्ट बता सकें जो आपको लगता है कि एक एस्पिरेंट को पढ़ने चाहिए और मोस्ट प्रायोरिटी को उस सब्जेक्ट को तो पक्का करना चाहिए ताकि उसका प्रीलिम्स कम से कम अच्छे से पास हो जाए, तो कौन से सब्जेक्ट आप बताओ? मुझे लगता है कि आरएस प्रीलिम्स के लिए अभी जैसे अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रायोरिटी सब्जेक्ट पे ध्यान रखते हुए चलें तो सबसे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए स्टार्ट किससे करना है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, ये हैं। हमें कोशिश करनी है कि सारे सब्जेक्ट्स को ही हम बिल्कुल पढ़ के चलें, और क्योंकि कंपटीशन टफ है, टफ इन द सेंस आप देख लीजिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ 100 नंबर गई थी। इस बार भर्ती की संख्या पद जो है वो स्वीकृति कम हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है 100 से ऊपर। तो हमको कोशिश करनी है कि हर जगह से हम जो है टॉपिक ले सकें। एक जो सब्जेक्ट मैं भूल गया वो है मैथ और रीजनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बार बार जैसे 2 बार मेंस दे चुके हैं, 3 बार मेंस दे चुके हैं, उनको लगता है कि प्री तो वो कर लेते हैं, तो मेंस की तैयारी भी साथ करना चाहते हैं क्योंकि इनफ टाइम उनको लगता है अभी है। तो आप क्या मानते हैं कि मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितना टाइम डिवाइड इन दोनों के बीच में हो? जी, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे इसमें मैं भी एक कैंडिडेट था 2021 की भर्ती में, जिसने प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर लेता था लेकिन मेंस में मेरे नंबर कम थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 3 महीने बाद प्रीलिम्स में है तो कम से कम प्रीलिम्स में हम गलती से भी फेल ना हो, क्योंकि बहुत से इस बार कैंडिडेट हमारे सीरियस कैंडिडेट थे तो फेल हो गए थे। तो 100 के ऊपर कट ऑफ जाएगी तो आसान इतना नहीं होगा जितना पहले रहा करता था। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आप मेंस के कैंडिडेट हैं और सीनियर एस्पिरेंट हैं तो आप कोशिश कीजिए पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश, पबैड, साइंस एंड टेक, एथिक्स और छोटे सब्जेक्ट्स, इनमें से आप डिसाइड कर लीजिए 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आप प्रीलिम्स तक अपने साथ में, खासतौर पे दिसंबर तक आप रोज पढ़ें, रोज रिवाइज करें, और दिन का दूसरा जो पार्ट है वो हम प्रीलिम्स को डेडिकेट कर दें। तो प्रीलिम्स की तैयारी भी 50% चलती रहेगी और मेंस की तैयारी भी चलती रहेगी और दिसंबर तक चलती है, फिर जनवरी में पूरा आप अपने आप को प्रीलिम्स की तरफ समझ देते हैं।
सर एक एनएसओ राइटिंग के लिए भी डाउट्स रहती है कि जैसे अभी से एनएसओ राइटिंग स्टार्ट करें या कुछ टाइम बाद स्टार्ट करें, इसके लिए क्या क्या है? देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आप पहली बार आरएस तक दे रहे हैं और प्रीलिम्स या आप पहले नहीं निकाल चुके हैं, पहले बार प्रीलिम्स के लिए दे रहे हैं, तो आप पूरा टाइम प्रीलिम्स के लिए फोकस कर दीजिए 3 महीने का। अगर आप पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं कई बार और मीनिंग आंसर राइटिंग की तरफ आपको लगता है कि कमी है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी 1 महीना एक क्वेश्चन रोज लिख लीजिए या टॉपर से कॉपीज को एनालाइज कर लीजिए, या पहले आपने मेंस दिया है तो उसकी कॉपीज को एक बार देख लीजिए कि कहाँ कमी रहेगी। मुझे लगता है अभी इस वक्त आवश्यकता आंसर राइटिंग की इतनी नहीं होनी चाहिए, वो प्रीलिम्स के बाद में हैंडल कर लेंगे। ओके सर, ये तो ही प्री और मेंस की बात। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि पढ़ते टाइम एक डिस्ट्रैक्शन का भी इश्यू आता है, भटकाव जो होता है वो बहुत, इससे बचने के लिए आप क्या कुछ सजेशन देंगे? देखो भटकाव का तो मैं क्या बताऊँ कि मैं खुद ही एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में ये भटकाव बहुत बड़ी चीज़ रही है, क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, बहुत सोचते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि इस वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है जो कि मैं चाहूँगा कि पॉइंट वाइज मैं बताना चाहूँगा। पहला ये है, आप योगा मेडिटेशन आप रोज़ शुरू कर सकते हैं, 15 मिनट ही करिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पे। दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। जो डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट है आप उनको पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या डिस्ट्रैक्शन है। किसी के हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ऐप्स में वो नहीं हो, लेकिन परिवार की ऐसी कई सारी गतिविधियां होती है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कोशिश कीजिए, परिवार के रिश्तेदार हैं उनसे कम बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्टल में रह रहे होते हैं और शाम की चाय की थड़ी का टाइम होता है, चाय पीने चले जाते हैं और वहाँ जाके जो है दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे तक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। तो आप देखिए कि आपका समय कहाँ निकल रहा है। अब मोबाइल पर समय जा रहा है तो मोबाइल को बंद कर दीजिए। मोबाइल को केवल, कई सारे ऐप्स हैं मोबाइल के अंदर जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे तो आप वो ऐप्स के सामने आ जाएंगे। मोबाइल दिक्कत नहीं है, अगर दोस्त हैं तो फिर दोस्तों को आप अवॉइड करना शुरू कीजिए। तय कर लीजिए कि दिन का 1 घंटा मैं करूँगा। इस दौरान मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है आपके ग्रुप का। आपका ग्रुप कैसा है? अच्छा ग्रुप होगा, डेडिकेटेड ग्रुप होगा तो आपको हमेशा भटकाव से बचाता रहेगा। मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें होती है, सब डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। सर इसके अलावा कोई और सजेशन जो आप इतनी लंबी तैयारी के दौरान आपने कुछ ऑब्जर्व की हो जो आप देना चाहें? देखिए मैं सजेशन के तौर पे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो मैं प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले सजेशन दूंगा कि सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन के लिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या आप टेस्ट दे रहे हैं, तो जब भी टेस्ट सीरीज करके घर पे आएँ तो उसके मार्क्स देख के संतुष्ट मत होइए कि मेरे नंबर बहुत कम है, चलो मैं अगली बार मेहनत अच्छी कर लूँगा टेस्ट सीरीज में। नहीं, आप उस पेपर को डीप डिटेल एनालिसिस कीजिए कि वो जो पेपर मैंने दिया उसमें मैंने कहाँ गलती करी, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, जो नहीं कर पाया वो नोट्स में कहाँ दे रखे थे। डीप एनालिसिस होना चाहिए हर चीज़ का कि गलत सही हो सकते थे, कितने सही हो सकते थे, गलत हुए तो क्यों गलत हुए, और उसके बाद ही अगला पेपर अटेम्प्ट कीजिए। उससे पहले आप कोई पेपर अटेम्प्ट मत कीजिए टेस्ट सीरीज का। एक पहला चीज़ जो गोल्डन रूल रहता है। दूसरी चीज़ ये रहती है हमारी कि कम से कम कोशिश करनी है कि प्रीलिम्स से जाने से पहले 3 से 4 बार रिवीजन कम से कम उन सब्जेक्ट्स का हो जाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी पे भी मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन हम जब दूसरी तीसरी बार रिवीजन करेंगे ना तो हम हर शब्द नहीं पढ़ेंगे, हर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मुझे लगता है कि मैं भूल जाता हूँ। कीवर्ड्स पर फोकस करूँगा, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सिंपल सा नियम है, 700-800 पद है, 15 गुना लेना है आरपीएससी को, ये उनकी बाध्यता है। 15-12 हज़ार लोग लेने ही हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम राजस्थान में 12 हज़ार लोगों में रहें, और जो आप सीरियस थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे तो आप उनमें होते हैं। बस हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है, हमें घबराना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप डर गए तो आपका लेवल जितने आप स्कोर कर सकते हैं ना, आप उससे कम पे आके अटकेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो अगर आपके 90 मार्क्स की तैयारी है तो आप 100 नंबर तक अचीव कर जाओगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, डरना नहीं है। और मेरा मानना है कि हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं क्योंकि हमारी मेहनत थी और एक लक था, ठीक है। तो लक फैक्टर भी होता है, तो आप बस मेहनत कीजिए, अपने आप सिलेक्शन होता चला जाएगा, उसके बारे में सोचिए। थैंक यू हिमांशु जी ने अपने को बहुत कुछ काम की चीज़ें बताई। और इसके अलावा किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने हिमांशु जी से, और भी बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।